आज हम जो सिलेबस है, सिलेबस के पहले खंड का महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित योजनाओं के संबंध में चर्चा करेंगे। ये संगीता कौन है? माइक ऑफ करिए। नागरिकों के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग प्रतिबद्ध है और ये दोनों विभाग मिलकर रोगों के निवारण के लिए एवं कुपोषण को दूर करने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाते हैं। भारत सरकार का परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समेकित रूप से अनेक योजनाओं का संचालन करते हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार जो है तो स्वास्थ्य सेवाओं को देखता है। स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, जिस राज्य सूची का विषय से तात्पर्य यह है कि भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार दोनों अपने अपने हिसाब से स्वास्थ्य के संबंध में किसी भी प्रकार की योजना बना सकते हैं और अपने राज्य में लागू कर सकते हैं। यदि कोई योजना केंद्र सरकार की होगी तो वो पूरे भारतवर्ष में लागू होगी और यदि कोई योजना राज्य सरकार की होगी तो वो संबंधित राज्य में लागू होगी। कोई भी योजना यदि केंद्र सरकार बनाती है तो उसमें एक निश्चित अंशदान होता है। केंद्र सरकार एक निश्चित तय राशि तय करती है कि यदि मान लीजिए 100 रुपए इस योजना के संचालन में खर्चा आएगा तो हम 60 रुपए देंगे, 40 रुपए संबंधित राज्य सरकार देगी। अधिकांश स्कीम जो केंद्र प्रायोजित है या जिनका संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है वो 60 और 40 के रेशो में किया जाता है। बाकी जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं और जो जम्मू कश्मीर है वहां योजनाओं में जो राशि का बंटवारा है वहां लगभग 90% राशि केंद्र सरकार देता है और 10% संबंधित राज्य देता है। लेकिन इस राशि का बंटवारा अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग है। किसी में 60% है, किसी में 50% केंद्र देता है, किसी में पूरा केंद्र देता है। वर्ष 2014 में एड्स नियंत्रण विभाग जो 1992 से चला आ रहा था इसका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विलय कर दिया गया और इसे नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाने लगा। नाको की स्थापना 1992 में हुई थी। आयुष विभाग को दिसंबर 2014 में आयुष मंत्रालय में बदल दिया गया और एक अलग से मंत्रालय बना दिया गया आयुष। आयुष में AYUSH, ए से होता है आयुर्वेद, यू से होता है वाई से होता है योग, यू से होता है यूनानी, एस से होता है सिद्ध और एच से होता है होम्योपैथी। इन सभी चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग शिक्षा एवं अनुसंधान में किया जाता है, लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में किया जाता है। केंद्र सरकार ने 2005 में एक NRHM योजना चलाई थी। ये अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब ये है कि इसमें डॉक्टरों की भर्ती कि प्रति हॉस्पिटल कितने डॉक्टर होना चाहिए, यदि एक निश्चित जनसंख्या है तो उस जनसंख्या के अनुपात में कितने बेड होना चाहिए, कितने बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, संबंधित क्षेत्र में आशा है कि नहीं है, शहरी क्षेत्रों में ऊषा है कि नहीं है, ये सारी चीजें NRHM के अंतर्गत आती है। साथ ही PHC का निर्माण, CHC का निर्माण जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, इन सब का निर्माण इसके अंतर्गत शामिल है। NRHM का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये भारत सरकार की पहल है जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बढ़ाना है। सर एक बार और बता दीजिए NRHM का फुल फॉर्म। मैं पूरा फुल फॉर्म बता रहा हूँ, इस पे लिखा भी है, आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए क्योंकि ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना। NRHM का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन।
इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 में हुई थी। ये डेट याद रखने लायक है कि एनआरएचएम की शुरुआत कब हुई थी। तो एनआरएचएम की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। एनआरएचएम के अनेक लक्ष्य हैं, जैसे मातृ एवं शिशु मृत्यु को कम करना, दर कम करना, इनकी संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों को रोकना एवं नियंत्रित करना। तीसरा, आयुष को बेहतर बनाना। आयुष मंत्रालय जो है तो आयुर्वेदिक, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, इन सभी जो प्रचलित ये अलग अलग टर्म्स हैं, इन सब में लगातार अनुसंधान को बढ़ावा देता है और ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में ये कोशिश करता है कि व्यक्ति जो है तो इनसे भी जुड़े और लाभ प्राप्त करे और निरोगी काया उनकी बन सके। समुदाय, खासकर महिलाओं एवं बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करना। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, पीएचसी, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इनको मजबूत करना। स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे में सुधार करना। एनआरएचएम के तहत देश के हर गांव में एक आशा, प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है। एनआरएचएम के तहत ही आशा की नियुक्ति हुई है। फिर शहरी क्षेत्रों में ऊषा की नियुक्ति हुई है। आशा की स्पेलिंग ASHA है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट अर्थात मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। 2013 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चालू किया और ये जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2013 में शहरी स्वास्थ्य मिशन जो पहले से चालू हुआ था, इन दोनों को विलय कर दिया गया और जैसे 2005 में एनआरएचएम चालू हुआ, 2013 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन चालू किया। इन दोनों मिशन को कंबाइंड करके 2013 में ही नेशनल हेल्थ मिशन चालू किया गया, जिसमें शहरी स्वास्थ्य मिशन और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दोनों मिशनों को जोड़ दिया गया। नेशनल हेल्थ मिशन के घटकों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, RMNCH+A, रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोलसेंट और संचारी एवं गैर संचारी रोगों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना शामिल है। अब अनेक योजनाएं भारत सरकार चलाती है, जिसमें पहली योजना है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम फरवरी 2013 में स्टार्ट किया गया। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है और ईयर इंपॉर्टेंट है। ये फरवरी 2013 में चालू किया गया। इसके तहत बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की जाती है और 4 अक्षमताएं 4 डिफिशियंसीज का पता लगाकर उनका निदान किया जाता है। ये डिफिशियंसीज क्या है? जन्म के समय की अपूर्णता अर्थात डिफेक्ट एट बर्थ, फिर रोग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजीज, कमी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफिशियंसी, और अपंगता एवं विकास में देरी, डेवलपमेंट डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। 4D है। 4D में डिफेक्ट हो गया, जन्म के समय अपूर्णता अर्थात डिफेक्ट एट बर्थ, दूसरा हो गया रोग डिजीज, तीसरा हो गया कमी डिफिशियंसी, और चौथा हो गया डेवलपमेंट डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी, अपंगता और विकास में देरी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 32 स्वास्थ्य खामियों का निःशुल्क निदान किया जाता है। निदान का अर्थ होता है जांच, डायग्नोस करना। इसमें तृतीय श्रेणी के स्वास्थ्य केंद्रों पर सर्जरी भी शामिल है। तृतीय श्रेणी के स्वास्थ्य केंद्र कहलाते हैं जहां जब रेफरल करता है डॉक्टर, तो रेफरल के तहत वहां सर्जरी भी की जाती है। इसके तहत देश भर में चरणबद्ध रूप से 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है। जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र की स्थापना भी RBSK के घटकों में शामिल है। RBSK के तहत
प्रति माह आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों की भी रूटीन के हिसाब से और संबंधित स्कूल के बच्चों का भी रेगुलर चेकअप किया जाता है। जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र को DEIC बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। ये RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK के मुख्य घटकों में से एक है। फिर अगला आता है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसका शॉर्ट फॉर्म है RKSK। इसकी शुरुआत 2014 में किशोरों की विभिन्न आवश्यकताओं और उनको रोगों से निदान के लिए की गई। उनको जागरूक करना, जानकारी मुहैया कराना, समय समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना। यह कार्यक्रम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से परे भारत में किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करता है। इसका मतलब यह है कि यौन एवं प्रजनन कार्यक्रम भी शामिल है। इसके साथ में किशोरों को जो अन्य अलग तरह की समस्याएं हैं उनके संबंध में भी इस कार्यक्रम में विचार किया गया है। यह क्लिनिक आधारित सेवाओं से स्वास्थ्य संवर्धन, मतलब स्वास्थ्य को अच्छा करना, बीमारी की रोकथाम और किशोरों तक उनके अपने वातावरण में जैसे कि स्कूलों, परिवारों और समुदायों तक पहुंचने के लिए आदर्श कोशिश है। RKSK के तहत अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड पूरकता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत स्कूल के लड़कों और लड़कियों को और स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों को दोनों को आयरन फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं और साप्ताहिक परिवीक्षण, माने साप्ताहिक जो है तो जांच की जाती है। IFA टैबलेट, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट। किशोरियों के मासिक धर्म संबंधी साफ सफाई योजना, ये RKSK के तहत ही है। RKSK के तहत पहली योजना है साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड पूरकता कार्यक्रम और दूसरी योजना है किशोरियों के लिए मासिक धर्म संबंधी साफ सफाई योजना। इसका उद्देश्य 10 से 19 वर्ष तक की किशोरियों के मासिक धर्म, स्वच्छता को बढ़ावा देना और सैनिटरी नैपकिन के यूज को बढ़ावा देना है। साथ ही सैनिटरी नैपकिन का पर्यावरण अनुकूल ढंग से निपटान भी इस योजना में शामिल है। इसके तहत मित्र समूह शिक्षक कार्यक्रम और किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक बनाना शामिल है। अब अगला कार्यक्रम है मां कार्यक्रम। मां का पूर्ण स्नेह, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, MAA, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। मां के पूर्ण स्नेह का कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 5 अगस्त 2016 को हुई है। यह स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्तनपान की दर बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों के जरिए इसको बढ़ावा देना, सुरक्षित बनाना और इसमें मदद करना है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं का, जो धात्री माताएं हैं, उनके यहाँ गृह भेंट करना भी शामिल है, ताकि वो माँ को समझाइश दें कि वो अपने बच्चे को कम से कम 6 माह तक तो केवल स्तनपान कराएं और इसके बाद में स्तनपान के साथ साथ उनको पूरक पोषण आहार भी दें। पूरक पोषण आहार में ऐसे हितग्राही जो यदि आंगनवाड़ी केंद्र से संबद्ध हैं तो उनको पूरक पोषण आहार आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। लेकिन ऐसे हितग्राही भी हैं जो सर्वे क्षेत्र में शामिल हैं और वो आंगनवाड़ी की सेवाएं नहीं ले रहे हैं, तो उन घरों में भी गृह भेंट करते हुए आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उनको स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करें ताकि बच्चा सुपोषित हो सके। इस कार्यक्रम के तहत विस्तृत स्तनपान प्रबंधन केंद्र, कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेटिंग मैनेजमेंट सेंटर, CLMC, ये फुल फॉर्म आपको बिल्कुल याद होने चाहिए इंग्लिश में और हिंदी में। यदि हिंदी याद करना कठिन है तो आपको इंग्लिश में याद होना चाहिए। CLMC, कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेटिंग मैनेजमेंट सेंटर, विस्तृत स्तनपान प्रबंधन केंद्र। और स्तनपान प्रबंधन इकाइयां LMU, लैक्टेटिंग मैनेजमेंट यूनिट्स। स्तनपान प्रबंधन इकाइयां LMU, लैक्टेटिंग मैनेजमेंट यूनिट्स। फिर अगला अभियान है ममता अभियान।
मध्य प्रदेश सरकार ने ममता अभियान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चलाया है। इसमें मुख्य रूप से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कमी करना है। ममता अभियान का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। यह यूनिसेफ और एनआरएचएम के सहयोग से संचालित है। एनआरएचएम उस समय चल रहा था, बाद में उसको एनएचएम में बदला गया है 2013 में ही। सवाल आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ममता अभियान का उद्देश्य क्या है, यह किस लिए चलाया गया? तो इसमें आंसर होगा कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए। दूसरी बात यह कि ममता अभियान किसके सहयोग से चलाया गया, तो फिर ऑप्शन रहेगा यूनिसेफ और एनआरएचएम के सहयोग से। दूसरी बात, ये कब चलाया गया? दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। कोई भी मंत्रालय हो वो दो प्रकार के कार्यक्रम चलाता है। पहला है वो अभियान, दूसरा है कार्यक्रम या योजना। जो अभियान रहता है, अभियान का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना है और योजना का उद्देश्य संबंधित हितग्राहियों को लाभान्वित करना है। जब किसी भी मंत्रालय की चलाई गई किसी भी उस पे यदि योजना शब्द जुड़ जाता है, इसका मतलब यह है कि संबंधित योजना तय हितग्राहियों को जो उस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे उनको वो लाभ प्रदान करेगी। लेकिन कार्यक्रम का तात्पर्य और अभियान का तात्पर्य मोटा मोटा जो है तो जागरूकता फैलाना होता है। कार्यक्रम में भी जैसे आरबीएसके और आरकेएसके ये कार्यक्रम है, लेकिन इनका उद्देश्य ये जो है तो स्थूल रूप से सेवाएं प्रदान करते हैं। मतलब किशोरियों की जांच होगी, बच्चों की जांच होगी। लेकिन जैसे ममता अभियान है, लाडो अभियान है, गौरवी अभियान है, ये सारे अभियान समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि संबंधित वर्ग के प्रति समाज जो है संवेदनशील हो सके। अगला अभियान है दस्तक अभियान। दस्तक अभियान 2016 में शुरू हुआ। इसके लाभार्थी वर्ग महिलाएं एवं बच्चे हैं। हर घर में दस्तक देते हुए, मतलब हर घर में पहुंच के गृह भेंट के माध्यम से बच्चों एवं माताओं की जानकारी एकत्रित करना दस्तक अभियान का उद्देश्य है। इसमें अब अनेक प्रकार का सर्वे भी किया जाता है। दस्त संबंधी रोगों का नियंत्रण भी इसमें शामिल है। बाल एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना भी शामिल है। फिर अगली योजना है अंतरा योजना। वर्ष 2017 से इसकी शुरुआत हुई है। इसके लाभार्थी वर्ग महिलाएं एवं बच्चे हैं। 2 बच्चों के जन्म के बीच में एक निश्चित अंतराल बनाए रखने के लिए, ताकि माता का स्वास्थ्य प्रभावित न हो, विपरीत रूप से प्रभावित न हो, अंतरा योजना शासन द्वारा चलाई जा रही है। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। ये जून 2016 से चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिला और नवजात शिशु को स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करना। जितनी भी योजनाएं बच्चों एवं माताओं के लिए चलाई जाती हैं तो उनका एक उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना रहता है। इसका भी उद्देश्य है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना और प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिला की सुरक्षित और निःशुल्क जांच करना। ये पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत किस तारीख को प्रति माह जांच की जाती है, या ये भी सवाल बन सकता है कि प्रति माह 9 तारीख को किस योजना के तहत जांच की जाती है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिला की निःशुल्क जांच की जाती है। अगली योजना है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुमन। सुरक्षित से सु ले लिया, मातृत्व से मां और आश्वासन में लास्ट का ना, सुमन योजना। इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 में हुई। इसके अंतर्गत मातृ एवं नवजात शिशु हेतु स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं का आश्वासन एवं वितरण पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें निःशुल्क व्यापक स्वास्थ्य पहुंच, अर्थात यदि कोई गर्भवती महिला है वो संबंधित स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच सके, और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं। नेक्स्ट प्रोग्राम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। भारत सरकार ने 1 जून 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSS के शुरू किया है।
जिसके तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सीजेरियन सहित बिल्कुल मुफ्त और बिना किसी खर्च के प्रसव का अधिकार मिलता है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाली, या यदि स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत नहीं भी आ रही हैं तो वो जिला में भी है या जिले से बाहर भी, तो उनको चाहे वो सिजेरियन डिलीवरी हो उनकी या उनका नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उनको प्रसव का ये अधिकार दे दिया गया है। अधिकार देने का मतलब ये है कि कोई भी चार्ज हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल वसूल नहीं करेगा। प्रकार की कॉम्प्लिकेशन आती है, किसी प्रकार की समस्या आती है डिलीवरी के समय, तो उसको रक्त भी चढ़ाया जाएगा, ब्लड की भी व्यवस्था है, खान पान की भी व्यवस्था है, खाने की भी, आहार, और घर से संस्थान तक मुफ्त परिवहन, घर से ले जाना और डिलीवरी के पश्चात उसको घर तक पहुंचाना, ये सारी सुविधाएं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में शामिल है। फिर अगली योजना है जननी सुरक्षा योजना। यह योजना जो है 12 अप्रैल 2005 को चालू की गई थी। इसमें माताओं एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाया गया है। सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है, सेफ मदरहुड इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन का मतलब होता है कि हम हस्तक्षेप करके माताओं की मृत्यु को रोकें, हम हस्तक्षेप करके बच्चों की मृत्यु को रोकें, हस्तक्षेप करके समाज में ऐसी जागरूकता विकसित करें कि लोग या जो माताएं हैं वो घर पे डिलीवरी न करा के संस्थागत प्रसव की ओर उन्मुख हो, मतलब संस्था में पहुंचे, हॉस्पिटल में डिलीवरी हो। इस योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब इस योजना का पूरा खर्चा या पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में संबंधित गर्भवती महिला को दिया जाता है। यदि गर्भवती महिला ग्रामीण क्षेत्र की है तो उसको 1400 रुपए दिया जाता है, और यदि शहरी क्षेत्र की महिला है तो उसको 1000 रुपए दिया जाता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में आशा और शहरी क्षेत्र में ऊषा प्रेरक का काम करती है। प्रेरक का काम करने का मतलब ये कि फला महिला है, उसकी डिलीवरी यदि घर पे होने वाली थी या बोल रही थी कि नहीं हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, तो उसको प्रेरित करके उसने स्वास्थ्य केंद्र तक संबंधित को पहुंचाया ताकि उसकी सुरक्षित डिलीवरी हो सके। आशा को 300 और 600 रुपए दिया जाता है और इनको 200 या 400 रुपए, अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग राशि का प्रावधान है। फिर अगली योजना है कायाकल्प योजना। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ सफाई, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन और संक्रमण नियंत्रण के लिए कायाकल्प अभियान की शुरुआत 2016 में हुई। हॉस्पिटल में साफ सफाई रहे, जो कचरा है, निडिल हो गई, डिस्पोजल हो गई, साथ में जो बॉटल चढ़ रहा है वो डिस्पोवैन हो गई, इन सब के प्रभावी प्रबंधन के लिए, मतलब अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, वो गीला कचरा सूखा कचरा वाला जो कॉन्सेप्ट है, और यहाँ तो और है कि वो नीली पॉलीथीन रखते हैं और ब्लैक पॉलीथीन रखते हैं। तो कचरा जैसे ही उत्पन्न होता है उनको अलग अलग कि इसका ट्रीटमेंट इस माध्यम से होता है इसलिए ये इस जगह जाएगा, इसका ट्रीटमेंट इस माध्यम से होता है इसलिए ये इस जगह जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन, अर्थात जो कचरा जिस जगह पे जाके पर्यावरण को न्यूनतम क्षति पहुंचाते हुए समाप्त कर दिया जाए उसको बोला जाता है अपशिष्ट प्रबंधन। तो कायाकल्प अभियान में साफ सुविधा माने साफ सफाई, स्वास्थ्य सुविधा और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। अब स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कुछ कार्यकर्ताएं होती हैं। कार्यकर्ताएं माने काम करने वाले लोग। इसमें पहली है आशा। आशा को बोला जाता है मान्यता प्राप्त, एक्रेडिटेड। एक्रेडिटेड मीन्स मान्यता प्राप्त, सोशल मीन्स सामाजिक, स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ और कार्यकर्ता मीन्स एक्टिविस्ट।
इसको हिंदी में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बोलते हैं, और इंग्लिश में एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये एनआरएचएम की सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसीलिए हर गांव में एक आशा की नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार शहरों में, वार्डों में ऊषा की नियुक्ति की जाती है। सामान्यतः इसका चयन 1000 की जनसंख्या वाली आबादी पर एक आशा के रूप में किया जाता है कि यदि जनसंख्या 1000 है तो एक आशा रहेगी। फिर है अगला एएनएम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी जांच, टीकाकरण, जागरूकता, प्रसव आदि कार्यों के निर्वाह के लिए एएनएम को रखा जाता है। एएनएम का फुल फॉर्म है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक नर्स दाई। पीएचसी और सीएचसी, इसका भी फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए एएनएम का, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। पीएचसी एवं सीएचसी, पीएचसी मींस प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सीएचसी मींस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सीएचसी सामान्यतः तहसील या विकास खंड स्तर पे होते हैं। विभिन्न बीमार लोगों के अनुकूल संस्थान बनाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को स्थापित किया गया। अब अगला है मुस्कान पहल। मुस्कान पहल का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बच्चों के लिए अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है। जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं गवर्नमेंट के माध्यम से, वो बच्चों के लिए कैसे अनुकूल बने, बच्चों के लिए हितकर कैसे बने, इसके लिए मुस्कान पहल लागू की गई है वर्ष 2021 में। इस योजना में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को रोकने के लिए और उनकी रुग्णता को कम करने के लिए, अर्थात वो रोगी न हो, इसको कम करने के लिए प्रयास किया जाता है। सवाल ये बन सकता है कि मुस्कान पहल का क्या उद्देश्य है? तो आपको याद होना चाहिए कि भाई ये बच्चों की मृत्यु दर को रोकने के लिए है और उनको रोग मुक्त बनाने के लिए। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस जो है तो पेट के कीड़ों को मारने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान है। मिट्टी के से पेट में जाने वाले कीड़ों से संक्रमण की समस्या के निपटान के लिए ये कार्यक्रम 2015 से प्रतिवर्ष चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कार्यक्रम 2015 से प्रतिवर्ष चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 ऐसे राज्य हैं जहां ये वार्षिक रूप से क्रियान्वित है और स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों में 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को 1 बार और किशोरों को वर्ष में 2 बार इसकी खुराक दी जाती है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोनों चीजें याद होनी चाहिए। पहली बात कि राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कब मनाया जाता है, 10 फरवरी। दूसरा ये कि ये मनाना कब से चालू हुआ, ये कार्यक्रम कब से चालू हुआ, तो वर्ष 2015 से चालू हुआ। फिर अगला है एनीमिया मुक्त भारत। वर्ष 2018 में पोषण अभियान के अंतर्गत हर साल एनीमिया की व्यापकता में 3% की कमी लाने के लिए एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2018 में चालू किया गया। इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष एनीमिया की दर में 3% कमी लाना है, ये इसका लक्ष्य है। फिर है पोषण पुनर्वास केंद्र, एनआरसी। इसके तहत चिकित्सकीय रूप से जटिल बच्चों के साथ, चिकित्सकीय रूप से जो जटिल बच्चे हैं, गंभीर कुपोषित बच्चे, सैम, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इनको चिकित्सा और उपचार दिया जाता है और पोषण प्रबंधन प्रदान किया जाता है। दरअसल 2 प्रकार की व्यवस्था है महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत। एक है सैम बच्चे, सीवियरली मालनरिश्ड बच्चे, है ना। दूसरा है मैम, मॉडरेट मालनरिश्ड बच्चे। तो जो सैम बच्चे होते हैं, सैम बच्चों में यदि किसी प्रकार की चिकित्सकीय जटिलता पाई जाती है या वो भूख के परीक्षण में फेल हो जाते हैं
भूख के परीक्षण में फेल होने का मतलब ये है कि उनको संबंधितों को भूख नहीं लग रही है या कोई ऐसी समस्या है जिस कारण जो है तो खाद्य पदार्थ को इंटेक करने में उनको समस्या आ रही है, तो उनको पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी में भर्ती किया जाता है। न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर, पोषण पुनर्वास केंद्र। फिर अगला है गहन अतिसार नियंत्रण पखवाड़ा। दस्त में ओआरएस और जिंक के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्पेशली मानसून सीजन में वर्ष 2014 से ये पाक्षिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आईडीसीएफ, इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट। पखवाड़ा को हिंदी में फोर्टनाइट बोलते हैं। गहन अतिसार नियंत्रण पखवाड़ा, इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट। इसका उद्देश्य बचपन में दस्त के कारण बच्चों की मृत्यु को कम करना है या शून्य करना है। फिर विटामिन ए पूरकता कार्यक्रम। विटामिन ए पूरकता कार्यक्रम के तहत 5 साल से कम आयु के बच्चों को विटामिन ए की सिरप पिलाई जाती है 9 महीने से 59 महीने के बच्चों को। सबसे पहले विटामिन ए की खुराक 9 महीने पे पिलाई जाती है। फिर अगला है सुविधा आधारित नवजात शिशु देखभाल, फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। ये फुल फॉर्म के रूप में भी पूछा जा सकता है, FBNBC, फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। बीमार नवजात शिशुओं के लिए 24 घंटे सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में विशेष यूनिट बनाई गई, जिसे विशेष नवजात देखभाल इकाइयां कहते हैं, SNCU। फिर अगला है गृह आधारित नवजात देखभाल एवं छोटे बच्चों की गृह आधारित देखभाल, HBNC, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। HBNC, H फॉर होम, B फॉर बेस्ड, N मीन्स न्यूबॉर्न और C फॉर केयर। और HBYC, होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, तुरंत पैदा हुआ, तो उसके लिए HBNC, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसके लिए HBYC, होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड। गृह आधारित नवजात देखभाल और छोटे बच्चों की गृह आधारित देखभाल कार्यक्रमों का उद्देश्य नवजात शिशुओं की आवश्यक देखभाल को बढ़ावा देना है, जिसमें स्तनपान कराना, आशा कार्यकर्ताओं द्वारा नवजात बीमारियों की पहचान कराना और परामर्श शामिल है। आशा द्वारा गृह भेंट भी की जाती है समय समय पर। अगला है गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2021। गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2021 में ये जो पहले से चली आ रही व्यवस्था थी, उसको गर्भपात को प्रबंधित करने के लिए मीन्स रेगुलेट करने के लिए, ताकि गर्भपात जहां आवश्यक है, जहां मां को खतरा है या बच्चे के गंभीर रूप से बीमार होने की आवश्यकता है, माने बीमार होने का खतरा है, ऐसी स्थिति में गर्भपात कराया जा सके। इसके लिए सरकार ने एक नियम बना दिया है कि गर्भपात के लिए जो गर्भकाल की सीमा है वो 20 पहले थी कि भाई 20 सप्ताह तक ही कोई महिला गर्भपात करा सकती है, यदि मां के जीवन को खतरा उत्पन्न होता है गर्भ को रखने से, या बच्चा बीमार पैदा होने की पूरी संभावना है, तो प्रॉपर मेडिकल जांच के बाद गर्भ समाप्त करने की सीमा को 20 से 24 सप्ताह बढ़ा दिया है। ये इंपॉर्टेंट है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 के तहत गर्भपात के लिए गर्भकाल की सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। मातृ एवं शिशु ट्रैकिंग प्रणाली, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पोर्टल। सभी गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को समय समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में वेब आधारित ट्रैकिंग सिस्टम है।
ये मातृ एवं शिशु ट्रैकिंग प्रणाली एक प्रकार का ट्रैकिंग सिस्टम है जिसमें सारा डेटा उसका रखा जाता है। कोई भी माँ आई, जब वो गर्भवती हुई तो पहली एएनसी उसकी कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, चौथी कब हुई, इसके बाद में बच्चे का जन्म हुआ, तो बच्चे का वेट कितना था, किसी प्रकार का कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है या नहीं, ये सारी चीजें ऐप पे पोर्टल पे दर्ज की जाती है, जिसको मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम MCTS कहा जाता है। इसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दी जाने वाली सेवाएं, टीकाकरण स्थिति आदि के बारे में जो ताजा जानकारी मीन्स अद्यतन जानकारी, लगातार इसको अपडेट करते रहते हैं। यदि किसी को टीका लगा है तो फिर अब संबंधित पोर्टल पे अपडेट होगा कि हाँ भाई फला बच्चे को फला टीका लग गया या फला महिला को फला टीका लग गया। तो उसके गर्भधारण से बच्चे के टीकाकरण तक संबंधित महिला को ट्रैक करने के लिए मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम MCTS वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। मंत्रालय ने प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ RCH नामक पोर्टल MCTS का ही एक उन्नत संस्करण है। पहले MCTS में RCH पोर्टल चालू किया गया है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसे प्रजनन जीवन चक्र के दौरान व्यक्तिगत लाभार्थी की प्रारंभिक पहचान ट्रैकिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें प्रजनन, मातृ नवजात एवं बाल स्वास्थ्य RMNCH योजनाएं, कार्यक्रम और रिपोर्टिंग संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। RMNCH पहले हम बता चुके हैं, पहले भी था और इसका फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया था। प्रजनन, मातृ नवजात बाल एवं किशोर स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव, मदर, नियोनेटल, चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोलसेंट। तो इसमें एडोलसेंट है नहीं, RMNCH। फिर नेक्स्ट है मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग फैसिलिटेशन सेंटर। मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग फैसिलिटेशन सेंटर राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में इसकी स्थापना की गई है। ये 2024 से चल रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान है, इसके अंतर्गत फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है ताकि पूरे देश का डेटा जो है एकीकृत किया जा सके। मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग फैसिलिटेशन सेंटर MCTFC की स्थापना की गई। अगला है सांस। सांस का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, साथ में ये किसके लिए चलाया गया ये तो इंपॉर्टेंट है ही। सांस SAANS, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ये सांस का फुल फॉर्म है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इस पहल की शुरुआत 2019 16 नवंबर को हुई थी, 16 नवंबर 2019 को। इसका उद्देश्य नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करना है। नवजात शिशु निमोनिया से न मरे, इसके लिए सांस अभियान जो है चलाया गया, सांस पहल। ANM ऑनलाइन, ANM ऑनलाइन जिसको अनमोल पोर्टल कहते हैं, ये एक टैबलेट आधारित एप्लीकेशन है जिसमें सारी जानकारी दर्ज की जाती है अनमोल पोर्टल पे। उसका अनमोल का ही फुल फॉर्म है ANM ऑनलाइन। फिर अगला है किलकारी और मोबाइल एकेडमी। किलकारी जिसका अर्थ है छोटे बच्चों की आवाज, छोटे बच्चों की आवाज को ही किलकारी मारना बोलते हैं। यह गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से लेकर बच्चे के 1 वर्ष का होने तक बच्चे के जन्म और बच्चे की देखभाल के बारे में मुफ्त साप्ताहिक ऑडियो संदेश देते। मोबाइल पे किलकारी ऐप के माध्यम से 72 ऑडियो संदेश भारत सरकार प्रसारित करती है। अगला है मोबाइल एकेडमी। ये निःशुल्क ऑडियो प्रशिक्षण है। आशा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग के लिए मोबाइल एकेडमी ऐप डाउनलोड करना रहता है। मोबाइल एकेडमी के माध्यम से उनको ऑडियो प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो खुद जागरूक हों, खुद समस्याओं के बारे में जाने, जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जाने। तभी तो वो जो संबंधित क्षेत्र है उनका, चाहे वो गांव हो या शहर हो, शहर का कोई वार्ड हो, तो हितग्राहियों को बता पाएंगे। अगली योजना है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
पीएम जय आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत होता है एबी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY। अब पीएम जय, इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची से हुई, झारखंड से, रांची झारखंड में 23 सितंबर 2018 से। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसको चलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य माध्यमिक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं जिसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो, जैसे यदि किसी को बुखार आई, हमने डॉक्टर को दिखाया हेल्थ सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, मीन्स तहसील या ब्लॉक लेवल स्तर पे, वहां हमने दिखा दिया, ठीक नहीं हो रहा है, कोई हमको गंभीर बीमारी है या ऐसी स्थिति है जो वहां ठीक नहीं की जा सकती है, तो उसको रेफर किया जाता है। तो जो खर्च आएगा वो आयुष्मान भारत के तहत भारत सरकार वहन करती है। 5 लाख रुपए का खर्च 1 साल में। इसके अंतर्गत कुछ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो भी लिस्टेड है कि यदि संबंधित व्यक्ति प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाके अपनी दवाई कराना चाहता है तो वहां करा सकता है। आयुष्मान कार्ड अपना देगा, वो रजिस्टर होगा और उसका पैसा भारत सरकार संबंधित इंस्टीट्यूशन को देगी। प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का बीमा है ये। इसमें केंद्र 60% खर्च करता है और राज्य 40%। इस योजना का लाभ पूरे देश में मिलता है। सरकारी अस्पताल और कुछ निजी अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम है आयुष्मान भारत। अब 4-6 माह से 70 प्लस के आयु के लोगों के भी कार्ड बनाए जा रहे हैं। 70 प्लस के लोग, चाहे वो किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि के हो, किसी के पास 500 एकड़ जमीन हो, कोई IAS रह के रिटायर हुआ हो, या कोई बेहद गरीब है, भिखारी है, रिक्शा चलाने वाला है, कोई भी व्यक्ति, इसमें आर्थिक पृष्ठभूमि को किनारे रख दिया गया है। बस केवल इतना है कि आपकी उम्र 70 साल से अधिक होना चाहिए, तो आपका भी आयुष्मान कार्ड बनेगा और आपको भी 5 लाख रुपए का बीमा प्रतिवर्ष का होगा। अगला है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। अवसंरचना का मतलब ही है अधोसंरचना। अधोसंरचना मीन्स बिल्डिंग का निर्माण, डॉक्टर कितने होने चाहिए उस हॉस्पिटल में, उस जनसंख्या, वहां की जनसंख्या के हिसाब से इनका रिक्रूटमेंट, इनकी भर्ती करना। आशा नहीं है तो आशा की भर्ती करना, ANM नहीं है तो ANM की भर्ती करना, ये सारी चीजें अवसंरचना में आती। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है। यह मिशन 2021 में चालू किया गया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन 2021 में चालू किया गया है और 2025-26 तक चलेगा। सरकार फिर चाहेगी तो इसको और आगे बढ़ा देगी। अगला है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना PMBJP। इसको PMBJP भी बोलते हैं। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर PM, भारतीय से B, जन औषधि से J और परियोजना से P। PMBJP ये 2008 से चल रही है। किफायती दवाइयां उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। दरअसल होता क्या है कि 2 प्रकार की दवाइयां मार्केट में आती हैं। यदि किसी बड़ी कंपनी जैसे फेजर हो गया है ना, सिप्ला हो गई, इन्होंने दवाइयां बनाई, किसी भी रोग के लिए इन्होंने दवाइयां बनाई। ये जब अपने ही ब्रांड से बेचते हैं तो दवाइयों की कीमत महंगी रहती है। सरकार ये दवाइयों की कीमत महंगी रहने से इसकी पहुंच जो है तो केवल सुविधा संपन्न लोगों तक ही हो पाती है। क्योंकि स्वास्थ्य को ठीक करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य का की देखभाल करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए सरकार ये कोशिश करती है कि यदि किसी रोग की दवाई किसी भी कंपनी द्वारा बनाई गई है तो उसको कुछ निश्चित समय के पश्चात, जब तक उनका पेटेंट का समय रहता है, कुछ निश्चित समय के पश्चात उसके जेनेरिक वर्जन को हम ले आए मार्केट पे और कम कीमत पे उसी रोग की दवा लोगों को उपलब्ध करा सके। PMBJP इसी के लिए महंगे ब्रांड की महंगी दवाइयों को
जेनेरिक रूप से किफायती दवाइयों के रूप में विकसित करते हुए बाजार में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। अगला है भारतीय खाद्य सुरक्षा संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI। ये 2006 में खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया था। इसके तहत इसकी स्थापना हुई। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में बनाया गया। इसके तहत भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना हुई 2008 में। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक प्राधिकरण है। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2008 में हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कुपोषण को दूर करने के लिए FSSAI 5 प्रमुख खाद्यों जैसे दूध, तेल, मानक प्राधिकरण ये चाहता है कि तेल जो है विटामिन ए और डी युक्त होना चाहिए। गेहूं, चावल जो है आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12। चावल में मतलब ऐसा रहे कि उसमें आयरन भी रहे, फोलिक एसिड भी रहे और विटामिन B12 भी रहे। साथ ही अन्य जो कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे जो पोषक तत्व रहते हैं उनमें से किसी तत्व को भी साथ में शामिल करना। और नमक में लोहा भी रहना चाहिए और आयोडीन। यदि केवल आयोडीन रहता है तो उसको फोर्टिफाइड बोलते हैं। यदि लोहा भी हो गया नमक में, आयोडीन प्लस लोहा, तो उसको डबल फोर्टिफाइड बोलते हैं। फोर्टिफिकेशन मतलब नमक में आयोडीन और लोहा दोनों को मिला के उसको सुदृढ़ कर दिया गया। मानकों को अधिसूचित करके फूड फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा दे रहा है। फोर्टिफाइड खाद्य की पहचान के लिए +F लोगो पेश किया गया है। कई सारी जो खाद्य पदार्थ आते हैं उनमें पैकेजिंग में +F लिखा गया। +F लिखने का मतलब यह है कि ये फोर्टिफाइड है। यदि वो सॉल्ट है तो या तो वो आयोडीन से फोर्टिफाइड होगा या लोहा से फोर्टिफाइड होगा या दोनों से फोर्टिफाइड होगा। इसी प्रकार जो तेल है या तो वो विटामिन ए की सिंगल केवल मतलब कोई भी तेल है वो केवल विटामिन ए से फोर्टिफाइड है या विटामिन ए और डी दोनों से फोर्टिफाइड है। ईट राइट इंडिया, ये भारत सरकार एवं FSSAI की पहल है। इन दोनों ने मिलकर ईट राइट इंडिया अभियान चलाया है। ईट राइट इंडिया अभियान समाज को जागरूक करने के लिए चलाया गया है कि इस उम्र के व्यक्ति को संतुलित आहार में फला चीजें लेनी चाहिए। यदि गर्भवती है तो उसको फला चीजें लेना है, तब वो स्वस्थ रहेगी। धात्री है तो उसको फला चीजें लेना है। बुजुर्ग है तो उसको ये चीजें चाहिए। कोई एडल्ट है तो उसको फला चीजें होनी चाहिए। तो संतुलित आहार को बढ़ावा देने के लिए और समाज में इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ईट राइट इंडिया अभियान चलाया गया है। फिर अगला है संजीवनी और ई संजीवनी OPD। इसको भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय चलाता है। ये टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म है। 2 प्रकार की टेली कंसल्टेशन सेवाओं को संभालता है। डॉक्टर से डॉक्टर, इसको ई संजीवनी कहा जाता है। यदि रीवा का कोई भी डॉक्टर, कटनी का कोई भी डॉक्टर, भोपाल का कोई भी डॉक्टर दिल्ली में वैसे बैठे किसी डॉक्टर से पूछना चाहता है किसी भी रोग के बारे में कि फला रोगी आया है, उसको ये समस्या है, तो यहाँ का डॉक्टर दिल्ली के डॉक्टर से या किसी विदेश के डॉक्टर से यदि कंसल्टेशन करता है तो इसको ई संजीवनी कहा जाएगा। यदि डॉक्टर से कंसल्टेशन करता है। यदि कोई रोगी है, कहीं का भी रोगी हो, कोई सतना का रोगी हो गया, कटनी का रोगी हो गया, और वो किसी डॉक्टर से पूछता है कि हमको कौन सी दवाई चाहिए, क्या प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए, तो उसको ई संजीवनी OPD कहा जाता है। ये दोनों टेली कंसल्टेशन है। टेली कंसल्टेशन मीन्स ऑनलाइन माध्यम से किसी दूर बैठे व्यक्ति से संपर्क करते हुए रोगों की समस्या या रोगों के निदान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना। फिर है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1987 में हुई थी। 1992 में भारत का पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 से 99 चालू किया गया और इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए ही
नैको का गठन किया गया, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART शरीर में HIV वायरस को बढ़ने से रोकती है, इसलिए HIV संक्रमित किसी भी व्यक्ति को ART थेरेपी दी जाती है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अगला है प्रोजेक्ट सनराइज। प्रोजेक्ट सनराइज को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2016 में चालू किया गया और इसका उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, इस तरफ HIV के बढ़ते प्रसार से निपटने के लिए चालू किया गया था। ये सवाल आ सकता है कि प्रोजेक्ट सनराइज किससे संबंधित है, तब आपको बताना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट में HIV के प्रसार को रोकने के लिए। अगला है लाल रिबन। लाल रिबन पहचान ही है HIV से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए। ये सार्वभौमिक प्रतीक है, मतलब ये कि HIV पीड़ित यदि कोई भी व्यक्ति है तो समाज में उसको लोग हेय दृष्टि से न देखें, इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए लाल रिबन का इस्तेमाल किया जाता है। एक है 90-90 पहल, 90 पहल, 90-90 पहल। HIV पॉजिटिव लोगों में से 90% लोगों को HIV को ये पता चल सके कि उनको HIV है कि नहीं, अपनी स्थिति जान सकें। पॉजिटिव HIV वाले 90% लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे, मींस ART थेरेपी तक उनकी पहुंच हो, और इलाज करने वाले 90% लोग ठीक हो जाए, मतलब इस वायरस का असर उनमें कम हो जाए। इसके लिए 90 पहल चालू की गई। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन 2020 में किया गया था। अब ये कुछ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना, ये योजना 2015 में चलाई गई थी। इसके तहत 5 वर्ष तक के श्रवण बाधित बच्चों का, ऐसे बच्चे जिनको सुनाई नहीं देता है या सुनने में दिक्कत है, उनका निःशुल्क उपचार किया जाता है मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना के तहत। 2011 में इसी प्रकार की मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना चलाई गई है। इसके तहत ऐसे बच्चे जो हृदय रोग से पीड़ित हैं, उनका निःशुल्क उपचार किया जाएगा। ये योजनाएं कब चली वो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है अटल बिहारी आरोग्य पोषण मिशन। यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जाती है। 1 दिसंबर 2010 से चलाई गई है। मध्य प्रदेश में बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए इसी के तहत प्रोजेक्ट शक्तिमान भी चलाया गया। 2007 से प्रोजेक्ट शक्तिमान भी चलाया जा रहा था पहले, बाद में इसको अटल बिहारी बाल आरोग्य पोषण मिशन में, ABM शॉर्ट फॉर्म है इसका, इसमें बदल दिया गया है। शॉर्ट फॉर्म है इसका ABM, कुपोषण को दूर करने के लिए। दीनदयाल एम्बुलेंस सुविधा 2011-12 से। डायल 108 द्वारा आकस्मिक चिकित्सा हेतु सहायता। फिर अगला है सरदार पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना। 17 नवंबर 2012 से यह योजना जबलपुर के सेठ गोविंद दास अस्पताल से चालू की गई। सरदार पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना 17 नवंबर 2012, सेठ गोविंद दास अस्पताल जबलपुर। फिर है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। 25 सितंबर 2004 से इस योजना को प्रारंभ किया गया। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग, इनको 20,000 रुपए तक का स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के तहत। अब आयुष्मान भारत के तहत इनका भी 5 लाख रुपए प्रति साल का बीमा किया जाता है। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, ऐसे आदिवासी क्षेत्र जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, मध्य प्रदेश में ऐसे लगभग 150 क्षेत्र चिन्हित किए गए थे, तो वहां चल के डॉक्टर की टीम पहुंच के संबंधित जगह पे उन आदिवासी गांवों में इलाज करें। इसके लिए 2006 में ये योजना चलाई गई थी। क्योंकि डॉक्टर और जो पूरा
मशीनरी तंत्र है वो चल के संबंधित गांव में पहुंचता है, इसलिए इनको चलित अस्पताल योजना बोला गया है, चलती फिरती अस्पताल। फिर अगली योजना है देवारण्य योजना। मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने के लिए और उसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देवारण्य योजना चलाई है। देवारण्य योजना में यह भी शामिल है कि शासन ये चाहता है कि ऐसे आदिवासी अंचल जहां मेडिसिनल प्लांट जैसे तुलसी हो गया, एलोवेरा हो गया, आंवला, हर्रा, बहेड़ा, ये सारी चीजें हैं जहां इसकी खेती होती है, जहां ये पैदा किए जा सकते हैं, तो उनके विकास को भी प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वो एक तो आर्थिक रूप से मजबूत हो और दूसरा हमारा आयुष डिपार्टमेंट भी मजबूत हो। इसके लिए देवारण्य योजना चलाई गई। अब ये प्रमुख सीएम हेल्पलाइन नंबर है, माने प्रमुख हेल्पलाइन नंबर है। सीएम हेल्पलाइन चालू का नंबर है 181। ये 31 जुलाई 2014 से प्रारंभ हुआ। ये सवाल पहले भी पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट रूप से याद करना आवश्यक है। अग्निशमन दल 101 डायल करना है। महिला हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। मतदाता हेल्पलाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है 1950 में। एम्बुलेंस सेवा 108 और गौ एम्बुलेंस सेवा 1962। फिर ये जागरूकता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण अभियान है, जैसे ममता अभियान वर्ष 2013 से चला, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को समाप्त करने के लिए। अभी भी मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर बहुत है, इसीलिए मध्य प्रदेश को कुपोषण के मामले में इथोपिया कहा जाता है। इथोपिया ऐसा देश है दुनिया का जहां शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है। केवल कुपोषण के कारण मध्य प्रदेश को इथोपिया कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो रही हैं तो समस्या जो थी शिशु मृत्यु दर और की, इसमें सुधार भी हुआ है। लाडो अभियान 2013 से चालू किया गया। ये बाल विवाह की रोकथाम के लिए कि किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका और 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष का विवाह नहीं होने पाए। यदि कोई भी व्यक्ति या माता पिता ये विवाह कराते हैं तो उनके लिए पनिशमेंट का भी प्रावधान है, दंड का भी प्रावधान है। इसके लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लाया गया था। इसमें जो पुजारी है यहाँ जो पूजा पाठ करा के उन दोनों की शादी कराएगा उसको भी दंड देने का प्रावधान है कि उसको भी जेल की सजा हो सकती है। अगला है लालिमा अभियान। 1 नवंबर 2016 से एनीमिया रोग से मुक्त करने के लिए। लालिमा जैसे नाम से स्पष्ट है कि भाई हम लाल, यदि हमारे शरीर में खून होगा तो हम लाल दिखेंगे, खून की कमी है तो लाल हम नहीं दिखेंगे, इसलिए महिलाएं लाल दिखें। बेसिकली इसका उद्देश्य जो है गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए, खासकर गर्भवती के लिए है। गर्भवती महिलाएं और किशोरी बालिकाएं, इनमें एनीमिया को दूर करने के लिए लालिमा अभियान चलाया गया है। गौरवी अभियान घरेलू हिंसा बचाव और महिला सम्मान के लिए, इसके लिए भी एक्ट बनाया गया है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम। और इस अभियान का उद्देश्य है कि समाज जो है जागरूक हो सके ताकि घरेलू हिंसा कम हो। घरेलू हिंसा बच्चों के साथ भी हो सकती है और उनकी मां के साथ भी हो सकती है, और इसमें एक छत के नीचे रहने वाले सारे व्यक्ति शामिल होते हैं। यदि एक छत के नीचे कोई भी रह रहा है, वो सारे लोग पीड़ित के लिए, हिंसा के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। आस्था अभियान टीबी और मलेरिया के उन्मूलन के लिए। सुपोषण अभियान कुपोषण के खिलाफ आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेने के लिए सुपोषण अभियान चलाया गया। मुस्कान अभियान महिला जागरूकता और उनके सम्मान की वृद्धि के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश सरकार पंख अभियान भी चला रही है। पंख की स्पेलिंग है PANKH। उसका फुल फॉर्म है P से प्रोटेक्शन, A से अवेयरनेस, N से न्यूट्रिशन, K से नॉलेज और H से हेल्थ एंड हाइजीन। ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि पंख का फुल फॉर्म क्या है। प्रोटेक्शन, अवेयरनेस,
इसका सर दोबारा बोल दीजिए, पंख का फुल फॉर्म। आप माइक ऑफ करें। प्रोटेक्शन अवेयरनेस, पंख की स्पेलिंग है PANKH। P से हो गया प्रोटेक्शन, A से हो गया अवेयरनेस, N से हो गया न्यूट्रिशन, K से हो गया नॉलेज और H से हो गया हेल्थ एंड हाइजीन। ये बच्चियों के को बचाने और उनको पढ़ाने के लिए, ताकि भ्रूण के रूप में उनकी हत्या न हो और जब बच्ची पैदा हो जाए तो उसको माँ बाप बेहतर ढंग से पढ़ाएं, शिक्षित करें। 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया की शुरुआत हुई थी। तो प्रति 24 जनवरी 2021 से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाना चालू हुआ और प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। फिर उदिता अभियान, इसकी शुरुआत 1 नवंबर 2016 से हुई है। किशोरियों को माहवारी के दौरान स्वच्छता के प्रबंधन की जानकारी देना, उनको सैनिटरी नैपकिन के उपयोग के बारे में बताना और सैनिटरी नैपकिन के सुरक्षित प्रबंधन के बारे में बताना, ताकि उसका यूज के बाद निपटान वो ठीक ढंग से कर सके, जिससे पर्यावरण न्यूनतम प्रदूषित हो। उदिता अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। अगला है बाल संजीवनी अभियान, ये भी कुपोषण से संबंधित है। फिर है चरण पादुका अभियान, प्रवासी मजदूरों से संबंधित। चरण पादुका अभियान ये कोरोना के टाइम से चालू हुआ था। देश के विभिन्न शहरों में लॉकडाउन लगने के कारण हजारों मजदूर जो इस राज्य से उस राज्य में जाके नौकरी कर रहे थे या काम कर रहे थे, मध्य प्रदेश का बिहार में, बिहार का मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का राजस्थान में, राजस्थान का हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, ये संसाधन बंद होने के कारण उस समय रास्तों पे देखे गए थे। इसीलिए इनको इस प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए चरण पादुका अभियान चलाया गया था। अगली योजना है चावाल योजना, 2004 से चलाई जा रही है वैश्यावृत्ति के उन्मूलन के लिए। फिर है ऊषा किरण योजना, 2006-07 से ये भी प्रारंभ की गई है, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए। पर्वतारोही भावना डेहरिया मिश्रा और उनकी बेटी सिद्धि मिश्रा को मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आ सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो भावना डेहरिया और उनकी बेटी सिद्धि को। राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये महिला बाल विकास विभाग द्वारा चलाई गई योजना है, 8 मार्च 2018 को चलाई गई है। इसके लाभार्थी वर्ग हैं गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं अर्थात धात्री माताएं, बच्चे 0 से 6 वर्ष और किशोरी मात्राएं बालिकाएं। आंगनबाड़ी केंद्र में लाभार्थी के रूप में 4 वर्ग ही हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे 1, दूसरा गर्भवती माता, तीसरा धात्री माता और चौथा किशोरी बालिकाएं। किशोरी बालिकाएं भी उन जगहों पे जहां सबला योजना संचालित है। पोषण 2.0 यह भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो ICDS का एक घटक है। इसकी शुरुआत अगस्त 2022 से चालू हुई। ये पूछा जा सकता है कि पोषण 2.0 की शुरुआत कब हुई, तो अगस्त 2022 से। लाभार्थी वर्ग वही है, आंगनवाड़ी का लाभार्थी वर्ग हमेशा से वही है, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती माताएं, धात्री माताएं और कुछ जगह किशोरी बालिकाएं। उद्देश्य मातृ पोषण को बढ़ाना, नवजात शिशुओं के लिए आहार एवं स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करना, गंभीर एवं अति कुपोषित शिशुओं की चिकित्सा एवं संपूर्ण स्वास्थ्य की निगरानी करना। मीन्स जो गंभीर एवं अति कुपोषित बच्चे हैं उनको NRC पोषण पुनर्वास केंद्र, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाके भर्ती कराना और उनका उपचार कराना ताकि वो स्वस्थ हो सके।
एकीकृत बाल विकास सेवा के लक्ष्यों को प्राप्त करना, कि उनको पूरक पोषण आहार समय पे मिले, अनौपचारिक शिक्षा समय पे मिले, रेफरल सर्विस यदि उनको मिलनी है तो वो मिले, पोषण एवं स्वास्थ्य जांच हो उनकी। फिर अगला है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये योजना 2 अक्टूबर 1975 से चालू हुई थी, है ना, के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम संचालित किया जा रहा। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में अधोसंरचना विकास, अर्थात लाइट नहीं है तो लाइट लगाना, पानी की सुविधा नहीं है तो पानी लगाना, यदि टॉयलेट नहीं बना है तो टॉयलेट बनवाना, भवन जर्जर है तो उसकी मरम्मत कराना, यदि किसी आदिवासी अंचल में या अन्य क्षेत्रों में भी भवन नहीं है आंगनवाड़ी केंद्र का तो वहां भवन बनाना। ये सारी चीजें सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में शामिल है। इसके संचालन की अवधि वर्ष 2021-22 से 2025-26 है। अब अगली योजना मंगल दिवस योजना है। ये भी महिला बाल विकास विभाग द्वारा अपना चलाई जाती है। 2007-8 से योजना का प्रारंभ हुआ है। इसमें पहले मंगलवार में गोद भराई की जाती है, दूसरे मंगलवार में अन्नप्राशन, तीसरा मंगलवार जन्म दिवस, चौथा मंगलवार किशोरी बालिका दिवस, पांचवा मंगलवार 2-3 माह में पड़ता है तो उसको सुपोषण दिवस के रूप में मनाते हैं। ये इनका क्रम फिक्स है, ऐसा नहीं है कि दूसरे मंगलवार में गोद भराई हो जाएगी। गोद भराई के लिए पहला मंगलवार ही नियत है, दूसरा मंगलवार अन्नप्राशन के लिए ही नियत है। इसी प्रकार तीसरे में जन्म दिवस मनाया जाएगा, चौथे में किशोरी बालिका दिवस मनाया जाएगा, पांचवा मंगलवार 2-2.5 महीने 3 महीने में जब पड़ेगा तब सुपोषण दिवस मनाया जाता है। फिर है लाडली लक्ष्मी योजना। ये मध्य प्रदेश सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी स्कीम है। महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश इसका संचालन करता है। यह योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य है कि अपना लिंगानुपात सुधरे, बालिका भ्रूण की कम हत्या हो या न्यूनतम हत्या हो। प्रयास तो यह है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जब बच्ची पैदा हो जाए तो उसको शिक्षित करने के लिए शासन एक निश्चित रकम तय वर्षों में, मतलब जब वो तय कक्षा में पहुंच जाए तो उसको प्रदान करे। इसमें पात्रता थी 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी बालिका इस योजना की पात्र होगी। उसका आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीयन होना चाहिए, मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए माता पिता को, और आयकर दाता नहीं होना चाहिए। लाडली 2.0 के रूप में इसमें 1,43,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाता है। पहले 1,18,000 रुपए का दिया जाता था, अब 1,43,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसमें जब बालिका कक्षा 6वीं में पहुंच जाएगी तो उसको 2,000 रुपए दिया जाता है। जब वो 9th में पहुंचेगी तो उसको 4,000, मतलब 6वीं में बालिका पहुंची तो वो 2,000 की पात्र हो गई। 5वीं की मार्कशीट लगाएगी, 2,000 उसके खाते में जाएंगे। इसी प्रकार जब 9th में बालिका जाएगी तो वो 4,000 रुपए की पात्र हो गई। जब वो 11वीं में जाएगी तो 6,000 उसको मिलेगा, और 12वीं में जाएगी तब उसको 6,000 रुपए मिलेगा। लाडली 2.0 के तहत 25,000 रुपए एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। अर्थात जब बालिका 12वीं पढ़ने के बाद स्नातक के प्रथम वर्ष में एडमिशन लेती है, प्रवेश लेती है, तो 12,500 रुपए सरकार उसको प्रदान करेगी। और जब बालिका स्नातक के अंतिम वर्ष में प्रवेश लेगी तो उसको 12,500 रुपए अतिरिक्त रूप से प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार स्नातक में कुल 25,000 रुपए उसको दिए जाएंगे। फिर इस पढ़ाई के बाद उसको 1 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा विवाह के समय। कुल मिला के 1,43,000 रुपए हो गया। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का कार्यान्वयन जो है, मतलब ये लागू कब से हुई,
योजना में 2 चरण होते हैं। पहला, इसकी घोषणा सरकार ने कब की, दूसरा ये क्रियान्वित कब से हुई, किस दिन से चालू हुई। तो घोषणा इसकी 8 मई 2022 को की गई थी और 2 नवंबर 2022 में इस योजना के तहत छात्रवृत्ति का वितरण किया गया, अर्थात स्नातक के प्रथम वर्ष में जाने वाली बालिकाओं को भी छात्रवृत्ति प्रदान की गई। तो ये इंपॉर्टेंट है। लाडली लक्ष्मी 2.0, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का कार्यान्वयन कब से चालू हुआ, तो 2 नवंबर 22 से, और इसकी घोषणा 8 मई 2022 से की गई। अगली योजना है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना भी मध्य प्रदेश सरकार की बेहद महत्वपूर्ण स्कीम है। ये 15 मार्च 2023 से चालू की गई। इसको महिला बाल विकास विभाग रन करता है। प्रति माह 1250 रुपए दिया जाता है। 23 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत स्टार्टिंग में प्रति माह 1000 रुपए दिया जाता था, जिसको सरकार ने अब बढ़ा के प्रति माह 1250 रुपए किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज की जो गरीब महिलाएं हैं उनको अपने दैनिक खर्चे के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए शासन द्वारा एक्स्ट्रा मदद की जा सके। अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। पहले इसको इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से चलाया जाता था। 2010 में चालू हुई थी। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना वर्ष 2010 में चालू की गई थी। बाद में इसी योजना को भारत सरकार ने बदल के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कर दिया और ये 1 जनवरी 2017 से चलाई जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार इसको रन करता है, वही पैसा देता है। अब इसमें कौन कौन लाभ ले सकता है? ऐसी गर्भवती महिलाएं जो अपने पहले बच्चे को जन्म दे रही हों और स्तनपान प्रक्रिया में शामिल हो। तो ऐसी गर्भवती महिलाएं जो पहले बच्चे को जन्म दे रही हों उनको 5000 रुपए की राशि दी जाती है। जब योजना 2017 में चालू की गई थी तो राशि 3 किस्तों में दी जाती थी। पहली किस्त 1000 के रूप में, फिर अगली किस्त 2000 के रूप में, और फिर जब बच्चों का टीकाकरण हो जाता था तब उसको शेष 2000 रुपए दिए जाते थे। मतलब 3 किस्तों में 5000 रुपए। पहली किस्त जब गर्भावस्था का पंजीयन हो गया, आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीयन हुआ तो उसको पहली किस्त मिलेगी। दूसरा, जब उसकी एएनसी जांच हो गई कम से कम और 6 माह के भीतर कम से कम 1 एएनसी की जांच हो गई तब उसको 2000 रुपए मिलता था। और तीसरी किस्त जब नवजात शिशु का माने बच्चे का जन्म हो गया और उसका टीकाकरण का चक्र पूरा हो गया 3.5 माह, इसके बाद उसको 2000 रुपए मिलते थे। 1 अप्रैल 2023 से पीएमएमबीवाई 2.0 लागू किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0। 2.0 के तहत 2 किस्तों में पैसा दिया जाता है। पैसा अब नहीं बदला है, पैसा 5000 ही है, लेकिन वो 2 किस्तों में प्रदान किया जाता है। पहली किस्त 3000 रुपए के रूप में दी जाएगी और दूसरी किस्त 2000 रुपए के रूप में दी जाएगी। साथ ही इसमें एक नया घटक जोड़ा गया है। ऐसी महिलाएं जिनका द्वितीय प्रसव भी फीमेल होता है, मतलब दूसरे प्रसव में भी बालिका पैदा होती है, तो उसको एक मुश्त 6000 रुपए एक्स्ट्रा प्रदान किया जाता है। ऐसी महिलाएं जिनका दूसरा प्रसव बालिका के रूप में होता है, दूसरे प्रसव के रूप में बालिका होती है, उनको भी 6000 रुपए एक मुश्त प्रदान किया जाता है। ये कब प्रदान किया जाएगा? दूसरा प्रसव हुआ, बालिका का जन्म हुआ, उसको टीका लगा, 3.5 माह के बाद संबंधित महिला पात्र हो गई फॉर्म भरने के लिए, उसको दूसरे प्रसव में 6000 रुपए महिला बाल विकास ही फॉर्म भरता है। हर परियोजनाओं पर फॉर्म भरे जाते हैं और उनको राशि प्रदान की जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये भारत सरकार की योजना है, हर जिले में चलाई जा रही है। इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 से, पानीपत हरियाणा से। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। योजना की शुरुआत कब हुई? 22 जनवरी 2015 से। कहां से हुई? पानीपत हरियाणा से। वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
गौरी अजारिया पर्वतारोही है, ये ब्रांड एम्बेसडर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य भी वही है कि लिंगानुपात में सुधार करना, बालिका भ्रूण की हत्या को रोकना, उनको शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना, समाज को बालिकाओं के बारे में जागरूक करना ताकि वो उनको शिक्षित कर सके, उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर सके, माँ बाप उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें और किसी प्रकार का विभेद बेटा और बेटी में नहीं हो। अगला है वन स्टॉप सेंटर योजना या सखी योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2015 से हुई है। वन स्टॉप सेंटर या सखी योजना, इसको सखी बोलते हैं। हर जिले में वन स्टॉप सेंटर है, उनको सखी बोला जाता है। 1 अप्रैल 2015 से इसकी शुरुआत हुई है। वन स्टॉप सेंटर में ऐसी महिलाएं जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं या परिवार में किसी भी प्रकार का विवाद चलने की स्थिति में उनको आश्रय शेल्टर भी दिया जाता है। मतलब इस सेंटर में जाके महिला रह सकती है कुछ समय तक, जब तक उसका पुनर्वास न किया जाए उचित ढंग से। खाने पीने की व्यवस्था भी उसको मिलेगी। यदि किसी वकील से सहायता लेनी है तो उसको विधिक सहायता भी मिलेगी। डॉक्टर से चेकअप कराना है तो उसको चिकित्सकीय सहायता भी दी जाएगी। मीन्स सारी सुविधाएं पीड़ित महिला को वन स्टॉप सेंटर में दिया जाता है। वन स्टॉप सेंटर का ये मतलब है कि एक जगह एक ऐसा सेंटर जहां रुक के किसी भी पीड़ित महिला को सारी सुविधाएं एक छत के नीचे प्राप्त की जा सकती, माने प्राप्त होती हैं या दी जा सकती। लक्षित समूह सभी जाति वर्ग धर्म क्षेत्र भाषा से संबंधित महिलाएं एवं बालिकाएं। इसमें ये नहीं है कि भाई फला जाति का है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा या वो नहीं जा सकती उस सेंटर में। किसी भी जाति की महिला जा सकती है, किसी भी धर्म की महिला जा सकती है और किसी भी क्षेत्र की महिला जा सकती है। इस योजना को पैसा कहां से दिया जाता है? तो पैसा निर्भया फंड के माध्यम से दिया जाता है। निर्भया फंड या निर्भया कोष 2013 में स्टार्ट किया गया था। ये भारत सरकार द्वारा स्थापित फंड है। इससे हर जिले में वन स्टॉप सेंटर के लिए फंडिंग की जाती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक कोष है, राष्ट्रीय निर्भया कोष। अब ये स्वास्थ्य से संबंधित अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। ये सारे कार्यक्रम याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है। अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होने हैं, किसी भी शिफ्ट में कोई भी प्रश्न आ सकता है। और इसमें पढ़ाने या समझाने लायक कुछ नहीं है। सीधे परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट हुआ और राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम 1977 में स्टार्ट हुआ। इसीलिए इसमें आप लिख करके लिखा है राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में और राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम 1977 में। अगला है राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम 1962 में। राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम ये 1962 में ही चालू हुआ। राष्ट्रीय आयोडीन की कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम ये 1992 में चालू हुआ। फिर एक कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम 1970-71 में और कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कि कुष्ठ को खत्म करना है, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम 1981-82 में। आईसीडीएस एकीकृत बाल विकास सेवा 1975 में 2 अक्टूबर 1975 में चालू हुई, जिसके तहत मध्य प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन इसी योजना के तहत किया जा रहा है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975-76 में चालू किया गया। अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम 1978 में। 1978 में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम चालू किया गया था सीमित रूप से शहरी क्षेत्रों में। बाद में इसको 1985 से में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी के रूप में बदल दिया गया और 1985 से इसको चालू किया गया। स्टार्ट जो है टीकाकरण कार्यक्रम का 1978 से हुआ। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य मीन्स मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विकार, रोग नहीं। यदि मेनिंजाइटिस है तो ये नहीं,
ये कि मस्तिष्क ज्वर है, इसकी समस्या का समाधान है। मानसिक स्वास्थ्य मीन्स मेंटल हेल्थ, अनावश्यक बेचैनी हो रही है, अनावश्यक टेंशन है, और भी अनेक प्रकार के विकार हैं, इनके लिए और काउंसलिंग के लिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में चालू किया गया। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, यही यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 से चालू किया गया। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 से। स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम या राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 1995, 15 अगस्त 1995 से चालू किया गया। मिड डे मील जिसको बोलते थे, वर्तमान में इसको पीएम पोषण के तहत लागू किया जा रहा है। मिड डे मील जो 1995 से चालू हुआ, उसको अब पीएम पोषण के तहत वर्तमान में लागू किया जा रहा है। पोषण में भी, पीएम पोषण में, पोषण का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम। प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, पीएम पोषण। ये जब आगे आएगा तो इसको पढ़ाएंगे। फिर संशोधित टीबी नियंत्रण कार्यक्रम 1997 से चालू किया गया। डॉट्स ये पढ़ा चुके हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी फॉर शॉर्ट टर्म। राष्ट्रीय प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 से। पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997-98 से। ये 95 से स्टार्ट किया गया, लेकिन 97-98 से इसको बृहद रूप दे दिया गया और पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। राष्ट्रीय समन्वित रोग निगरानी परियोजना 1997-98। फिर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 2003-04 से। मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस, कालाजार, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस आदि रोगों के नियंत्रण के लिए वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 2003-04 से चालू किया गया। जननी सुरक्षा योजना 2003-04 से मातृ मृत्यु दर एवं बाल मृत्यु दर में कमी के लिए। वंदे मातरम योजना 2000 में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए। सवाल बन सकता है कि वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है, तो ऐसा लगेगा कि नहीं, ये राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है, कि भाई सैनिक लड़ेंगे, है ना। तो वंदे मातरम योजना गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए। ग्रामीण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 से। फिर गैर संचारणीय रोगों की रोकथाम, जैसे मधुमेह, हृदय रोग, ये सारी चीज। टीबी तो संक्रामक भी है, वो संचारणीय है। गैर संचारणीय रोग मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, उनकी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए 2010 में प्रोग्राम लाया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मैं पहले बता चुका हूं कि 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चालू हुआ था। 2013 में शहरी स्वास्थ्य मिशन भी चालू हुआ था। फिर बाद में दोनों को 2013 में ही जोड़ दिया गया, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और शहरी स्वास्थ्य मिशन दोनों को एक साथ, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में फिर से लागू किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भी 2013 में आया। मिशन इंद्रधनुष योजना 2014 में। मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत ही सभी प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत ही टीके लगाए जा रहे हैं, टीकाकरण किया जा रहा। वर्तमान में मिशन इंद्रधनुष योजना का 5वां चरण चल रहा है, मिशन इंद्रधनुष 5.0। एक इंद्रधनुष योजना बैंकों की समस्या के निपटान से भी संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष तो टीकाकरण से संबंधित है, लेकिन एक इंद्रधनुष योजना भी है, वो बैंकों में जो एनपीए की समस्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब किसी ने कर्ज लिया, कर्ज का भुगतान तय समय पे नहीं कर रहा है, तो 90 दिनों के बाद उसे एनपीए में घोषित कर दिया जाता है कि भाई ये ऐसा एसेट था, ऐसी पूंजी थी जो अब परफॉर्म नहीं कर रही है, अर्थात ब्याज के रूप में भी पैसे हमको प्राप्त नहीं हो रहे। राष्ट्रीय आयुष मिशन
2014 में ये आयुष विभाग बना और आयुष मिशन की स्थापना भी हुई। राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 में, आयुष्मान भारत योजना 2018 में, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2020 में, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में। और अगला है 75-25 पहल। 75-25 पहल में भारत सरकार ने ये तय किया था कि वर्ष 2025 तक ब्लड प्रेशर और मधुमेह से जो पीड़ित रोगी हैं, ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति और डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति, ऐसे 75 मिलियन लोगों तक हम पहुंच सुनिश्चित कर सके, अर्थात पूरे भारतवर्ष में 75 मिलियन लोगों की जांच कर सके। इसीलिए इसको 75-25 पहल कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, अब समाप्त करते हैं।